हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी एडीपीओ में जो नया एक्ट जुड़ा है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013। फ्रेंड्स, ये जो अधिनियम है, महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013, ये महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण में वर्किंग प्लेस पर कार्य करने का अधिकार प्रदान करता है। फ्रेंड्स, ये जो एक्ट है, इस एक्ट से संबंधित एक केस है जिसमें कि वर्किंग प्लेस पर महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है। तो इस अधिनियम में उस केस की पूरी गाइडलाइनों की कंप्लाइंस की गई है। केस का नाम है फ्रेंड्स विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। फ्रेंड्स, ये अधिनियम एक तरीके से क्या है कि कोई भी ऐसा सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हो, ठेके पर काम करने वाले लोग हों, दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले लोग हों, श्रमिक हों, घरों में काम करने वाले लोग हों, या कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पर भी किसी भी तरीके का वर्किंग प्लेस है जहाँ पर कोई भी महिलाएं किसी भी तरीके से काम कर रही हैं, तो उन जगहों पर अगर किसी भी तरीके का महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो ये अधिनियम उन महिलाओं को रिलीफ प्रदान करता है। तो यहाँ पर महिला क्या कर सकती है, इस अधिनियम के अकॉर्डिंग शिकायत फाइल कर सकती है। शिकायत किसके यहाँ फाइल करेगी, तो यहाँ पर दो समितियाँ बनाई गई हैं, एक आंतरिक समिति बताई गई है और एक स्थानीय समिति बताई गई है। तो दो समितियाँ बताई गई हैं और भी यहाँ पर बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं कि किसकी लाइबिलिटी है कि उसको जो समितियाँ हैं उनका गठन करना है, क्योंकि हर वर्किंग प्लेस पर ये नियोजक है उसकी ये लाइबिलिटी बनती है कि उसको अपने वर्किंग प्लेस पर एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना ही होगा। और जहाँ पर शिकायत खुद नियोजक के विरुद्ध ही है, मतलब जो कि उस मामले में हेड है उसके विरुद्ध ही अगर शिकायत फाइल करना चाहते हैं तो उसकी शिकायत की जाएगी स्थानीय समिति में। या फिर जहाँ पर आंतरिक समिति गठित ही नहीं की गई तो ऐसे मामलों में फिर इस अधिनियम के अकॉर्डिंग शिकायत कहाँ की जाएगी, तो ऐसे मामलों में इस अधिनियम के अकॉर्डिंग भी शिकायत स्थानीय समिति में की जाएगी। तो फ्रेंड्स, आइए कुछ लीगल प्रोविजंस इसके डिस्कस करते हैं। प्रवर्तन दिनांक है इसकी 9 दिसंबर 2013। फ्रेंड्स, इसका अधिनियम क्रमांक है 14, क्योंकि जितने भी माइनर्स एक्ट है उसमें हमको ये क्वेश्चंस कवर करने ही पड़ेंगे। इसके बाद है इसका एक्सटेंशन विस्तार संपूर्ण भारत पर। फ्रेंड्स, इसकी जो पहली डेफिनेशन है व्यथित महिला, मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ही यहाँ पर आपको कवर करवाऊंगी। जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं वो मैंने यहाँ छोड़ दी हैं। फ्रेंड्स, 2A व्यथित महिला, व्यथित महिला से क्या है अभिप्रेत है, जैसे डीवी एक्ट में भी हम पढ़ते हैं 2A में व्यथित महिला, तो यहाँ पर भी व्यथित महिला की डेफिनेशन दी गई। एग्रीव्ड वुमन, किसी कार्यस्थल के संदर्भ में किसी भी आयु की ऐसी महिला जो चाहे नियोजित हो या नहीं, जो प्रत्यर्थी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के अध्ययन रहने का अभिकथन करती है। तो यहाँ सबसेक्शन 1 में ये बोला गया है कि व्यथित महिला कौन होगी, जो किसी कार्यस्थल के संबंध में किसी भी आयु की हो, एज की कोई क्राइटेरिया नहीं है, चाहे वो नियोजित हो या फिर नहीं, वो ये कहती है कि प्रत्यर्थी द्वारा उसके साथ कोई लैंगिक उत्पीड़न किया गया है। इसके बाद दूसरा, किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला जो ऐसे निवास स्थान या गृह में नियोजित हो। तो यहाँ पर घरों में काम करने वाली जो महिलाएं हैं उनको भी इस अधिनियम में संरक्षण दिया गया है कि किसी घर में निवास स्थान में किसी भी आयु की महिला अगर वो काम कर रही है, नियोजित है, तो वो भी इस अधिनियम के अधीन व्यथित होगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि जो व्यथित महिला जिस व्यक्ति की अगेंस्ट शिकायत कर रही है उसको प्रत्यर्थी कहा गया है इस अधिनियम में, तो वो उसी वर्किंग प्लेस पर जॉब करता हो, वो कहीं भी जॉब करता हो या वहाँ जॉब ना करता हो, तो उसकी भी शिकायत, अगर महिला के साथ वर्किंग प्लेस पर कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उसकी भी शिकायत महिला यहाँ पर कर सकती है। फ्रेंड्स, इसके बाद अगली डेफिनेशन समुचित सरकार, क्योंकि बहुत जगह यहाँ समुचित सरकार टर्म आएगा। एक जिला अधिकारी है तो उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सेक्शन 5 में, तो यहाँ समुचित सरकार कर रही है। तो समुचित सरकार से क्या अभिप्रेत है, कार्यस्थल के संबंध में जो केंद्र सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित है या उसके स्वामित्वाधीन है, नियंत्रणाधीन है, या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई निधियों द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्त पोषित है। तो यहाँ जो एक क्लॉज है उसका ये बोला है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा उन वर्किंग प्लेस को स्थापित किया गया हो, या फिर उनके सेंट्रल गवर्नमेंट या जो संघ राज्य क्षेत्र है उनके स्वामित्वाधीन हो, या नियंत्रण हो उनका किसी भी प्रकार से उनके ऊपर वर्किंग प्लेस के ऊपर, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट या संघ राज्य क्षेत्र है वो क्या कर रहा है, उनको या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई किसी न किसी तरीके की फाइनेंशियली हेल्प कर रहा हो, तो उन मामलों में समुचित सरकार कौन होगा, तो क्लॉज ए के लिए समुचित सरकार होगा केंद्र सरकार। इसके बाद बी क्लॉज आता है इसमें बी क्लॉज में बताया गया राज्य सरकार द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्त पोषित है राज्य सरकार। मतलब ऐसे कोई भी कार्यस्थल जो स्टेट गवर्नमेंट ने स्थापित किए हैं या स्टेट गवर्नमेंट के स्वामित्व के हैं या नियंत्रण के हैं, या स्टेट गवर्नमेंट किसी न किसी तरीके से उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई
फाइनेंशियल हेल्प करती है। तो उस संबंध में कौन हो जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। समुचित सरकार में उस संबंध में कौन हो जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद इसका खंड 2 है, इसमें ये बोल रहे हैं कि खंड 1 के अंतर्गत ना आने वाले और उसके राज्य क्षेत्र के भीतर पड़ने वाले किसी कार्यस्थल के संबंध में राज्य सरकार। तो ये सेकंड जो क्लॉज है वो बात कर रहा है कि सबसेक्शन 1 में जो बातें बताई गई हैं कि ऐसे कोई भी वर्किंग प्लेस जो सेंट्रल गवर्नमेंट संघ राज्य क्षेत्र ने स्थापित नहीं किए हैं, उनके कंट्रोल में भी नहीं है, उनके स्वामित्व के भी नहीं है, ना ही वो उनको किसी तरीके की फाइनेंशियली हेल्प देते हैं, मतलब किसी भी तरीके की वो एड वगैरह नहीं देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में पड़ने वाले कार्यस्थल के संबंध में समुचित सरकार कौन होगी? तो उस कार्यस्थल के संबंध में समुचित सरकार होगी राज्य सरकार। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी घरेलू कर्मकार। ये डेफिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2E में दी गई है। ऐसी महिला अभिप्रेत है जो चाहे नगद के रूप में या वस्तु के रूप में पारिश्रमिक के लिए किसी गृह में या गृह कार्य करने के लिए चाहे प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता किसी अभिकरण के माध्यम से अस्थायी, स्थायी, अंशकालिक, पूर्णकालिक आधार पर नियोजित है, किंतु इसमें नियोजक के परिवार का कोई सदस्य शामिल नहीं है। तो यहाँ घरेलू कर्मकार की डेफिनेशन दी गई है। डोमेस्टिक वर्कर्स की मतलब जो घर में काम करने वाले लोग होते हैं उनमें उनकी डेफिनेशन दी गई। तो उनमें कोई ऐसी महिला जो चाहे नगद के रूप में या वस्तु के रूप में उसको पारिश्रमिक दिया जा रहा हो काम करने के बदले में, और वो घर में काम कर रही हो, या तो वो प्रत्यक्ष रूप से आई हो या फिर किसी एजेंसी के माध्यम से काम करने के लिए आई हो, या तो स्थायी रूप से काम करने के लिए आई हो, या फिर टेम्परेरी रूप से काम करने के लिए आई हो, या फिर अंशकालीन पार्ट टाइम जॉब करती हो वो, या फिर पूर्णकालिक जॉब वो कोई कर रही हो, किंतु इसमें फैमिली का कोई भी सदस्य शामिल नहीं है। मीन्स घरेलू कर्मकार में फैमिली का कोई भी सदस्य उस मैटर में इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसके बाद अगली डेफिनेशन कर्मचारी की। कर्मचारी कौन होगा? एम्प्लॉय कौन होगा यहाँ पर? तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्यस्थल पर किसी कार्य के संबंध में या तो प्रत्यक्ष रूप से या किसी अभिकर्ता जिसके अंतर्गत ठेकेदार भी है के माध्यम से प्रधान नियोजक की जानकारी या उसके बिना नियमित, अस्थायी, तदर्थ, दैनिक मजदूरी के आधार पर चाहे पारिश्रमिक पर या नहीं नियोजित है या स्वैच्छिक आधार पर या अन्यथा कार्य कर रहा है, चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त या विवक्षित हो या नहीं। इसके अंतर्गत कोई सहकर्मकार, कोई संविदा कर्मकार, परिवीक्षणाधीन व्यक्ति, शिक्षु, प्रशिक्षु, किसी अन्य नाम से ज्ञात कोई भी व्यक्ति है। तो यहाँ पर जो कर्मचारी की डेफिनेशन दी गई है ये बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट में दी गई है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी तरीके से किसी भी वर्किंग प्लेस पर कोई भी काम कर रहा हो, या तो डायरेक्ट वो काम कर रहा हो वहाँ पर, या फिर किसी अभिकर्ता के माध्यम से या किसी भी ठेकेदार के माध्यम से वो काम कर रहा हो। जैसे बहुत सारी जगह होती है जहाँ पर काम करने के लिए लोगों को ठेका दे दिया जाता है, अब वो अपने अपने लिए वर्कर्स क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो आप किसी भी माध्यम से काम कर रहे हो, प्रधान नियोजक की जानकारी में या उसके बिना, चाहे जो प्रधान नियोजक है उसकी नॉलेज में आप काम कर रहे हो या उसके बिना काम कर रहे हो, नियमित हो या फिर अस्थायी हो, या एडॉप पे अपॉइंट किया गया हो, या पर डे की मजदूरी के आधार पर उनको अपॉइंट किया गया हो, या फिर पारिश्रमिक मिलता हो या ना मिलता हो, लेकिन वो नियोजित है और स्वैच्छिक आधार पर या अन्यथा वो किसी न किसी तरीके से काम कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में चाहे वो सहकर्मकार हो या कोई संविदा पर अपॉइंटमेंट किया गया हो या परिवीक्षा पर अपॉइंट किया हो, या फिर अभी वो ट्रेनी ही हो, किसी भी अन्य नाम से ज्ञात हो, तो वो सभी यहाँ पर कर्मचारी माने जाएंगे। मतलब यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स को भी एक तरीके से इंक्लूड किया है। प्राइवेट सेक्टर्स में भी कोई भी व्यक्ति अगर काम करते हैं तो वो भी वर्क प्लेस होगा, और वहाँ पर अगर महिलाओं से संबंध में कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो ये अधिनियम वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद अगली डेफिनेशन दी गई है नियोजक की। नियोजक की जो डेफिनेशन है 2G में दी गई है। नियोजक मीन्स कि ऐसा व्यक्ति जिसने की जॉब दी हो या कि जो वो ऑफिस है वहाँ पर उसका पूरा का पूरा कंट्रोल हो। क्योंकि अभी हम सेक्शन 4 पढ़ेंगे, उसमें आंतरिक परिवार समिति के बारे में बताया गया है। आंतरिक परिवार समिति क्या होगी कि अगर किसी भी महिला के साथ वर्किंग प्लेस पर कोई भी लैंगिक उत्पीड़न हुआ है तो महिला अपने ही कार्यस्थल पर जो आंतरिक समिति गठित की जाएगी उसमें शिकायत कर सकती है। तो आंतरिक परिवार समिति गठन करने का दायित्व किसका होगा? नियोजक के ऊपर। और अगर जो नियोजक है उसने आंतरिक परिवार समिति का गठन नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में उस पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन होंगे नियोजक। समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग, संगठन, उपक्रम, संस्थापन, संस्था, कार्यालय, शाखा, यूनिट के संबंध में उस विभाग, संगठन, उपक्रम, संस्था, कार्यालय, शाखा, यूनिट का प्रधान या अन्य अधिकारी जो यथास्थिति समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। तो इसका क्लॉज ए है वो गवर्नमेंट प्राधिकरणों की एक तरीके से बात कर रहा है कि कोई भी जो प्राधिकरण है समुचित सरकार यानी कि स्टेट और सेंट्रल दोनों, किसी स्थानीय प्राधिकरण ने कि कोई विभाग है, कोई संगठन है, कोई भी उपक्रम है, कोई भी संस्था है, कोई भी ऑफिस है, कोई भी शाखा है, कोई भी यूनिट है, उस विभाग के संगठन, उपक्रम,
उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा, यूनिट का कोई भी जो प्रधान होगा वो कौन होगा? वो नियोजक होगा। या फिर कोई अन्य अधिकारी भी नियोजक हो सकता है जिसको समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। तो जो भी संस्था है, कार्यालय हैं, शाखाएं, यूनिट है, इनके संबंध में उस विभाग का जो प्रधान होगा वो नियोजक होगा, या फिर समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जिस व्यक्ति को आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए वो नियोजक होगा। तो नियोजक की लायबिलिटी है कि वो अपने ऑफिस में आंतरिक समिति का गठन करेगा। और उपखंड 1 के अंतर्गत ना आने वाले किसी कार्यस्थल के संबंध में कार्यालय के प्रबंध, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी कोई भी व्यक्ति, जो कि सब क्लॉज 1 में जो केसेस नहीं आ रहे, मतलब समुचित सरकार ने वहाँ पर कोई भी विभाग स्थापित नहीं किया है, संगठन स्थापित नहीं किया है, या स्थानीय प्राधिकरण ने नहीं किया है, इनके अलावा अगर कोई अन्य कार्यस्थल है तो उनके संबंध में जो समुचित प्राधिकारी होगा वो कौन होगा? कार्यस्थल के प्रबंध, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए, मतलब किसी तरीके का मैनेजमेंट कर रहा हो या सुपरविजन कर रहा हो या कंट्रोल कर रहा हो, तो उसके लिए लाइबल कोई भी व्यक्ति, वो कौन हो जाएगा? वो नियोजक हो जाएगा। इसके बाद एक एक्सप्लेनेशन दिया है जो केवल क्लॉज 2 के लिए ही है। इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए प्रबंध में सम्मिलित है ऐसे संगठन के लिए नीतियों को बनाने और प्रशासन के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, बोर्ड या समिति। तो जो प्रबंध, मैनेजमेंट की जो बात की गई है इसके पहले वाले सेकंड वाले क्लॉज में, उसमें ये बोल रहे हैं कि प्रबंध में क्या क्या सम्मिलित होगा। प्रबंध में संगठन के लिए, जो आपका संगठन है उसके लिए जो भी नीतियाँ बना रहे हैं वो, साथ ही साथ जो उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो व्यक्ति लाइबल हैं वो व्यक्ति या बोर्ड भी हो सकता है वो, या वो समिति। तो व्यक्ति भी हो सकते हैं, बोर्ड भी हो सकते हैं, समिति भी हो सकती है। तो ये नियोजक हो जाएंगे। इसके बाद इसका सब क्लॉज 3 है, उपखंड 1 और उपखंड 2 के अधीन आने वाले कार्यस्थल के संबंध में वह व्यक्ति जो उसके कर्मचारियों की बाबत संविदाजात बाध्यता का निर्वहन कर रहा है। तो सब क्लॉज 1 या सब क्लॉज 2 के अंतर्गत जो भी वर्किंग प्लेसेस आते हैं उसके संबंध में जो भी एम्प्लॉयज़, कर्मचारी वहाँ काम करते हैं तो उनके संबंध में संविदाजात, मतलब संविदा कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित जो भी उनकी लायबिलिटी हैं तो उनका निर्वहन ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो कर्मचारी जो कि इन चीज़ों को देख रहा है वो कौन हो जाएगा? वो भी उस मामले में नियोजक हो जाएगा। इसके बाद 4th पॉइंट है, किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में, घर में भी जो घरेलू कर्मकार काम करते हैं तो उनके संबंध में किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में कोई व्यक्ति या गृहस्थी जो घरेलू कर्मकार को नियोजित करे तो वो नियोजक हो जाएगा। कोई व्यक्ति भी हो सकता है नियोजक यहाँ पर, और कोई गृहस्थी भी हो सकती है जो घरेलू कर्मकार को नियोजित करे या उसके नियोजन से लाभ प्राप्त करे, या तो उसको अपॉइंट किया हो या फिर उसके नियोजन से लाभ प्राप्त किया हो। तो इस प्रकार नियोजित कर्मचारियों की संख्या, कालावधि या प्रकार अथवा घरेलू कर्मकार के नियोजन की प्रकृति या उसके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों पर विचार किए बिना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो कर्मकार हैं वो कितने आपने अपॉइंट किए हैं, कितने समय के लिए अपॉइंट किए, किस प्रकार के हैं, उनके काम की प्रकृति क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर निवास स्थान या घर के संबंध में आपने किसी व्यक्ति को नियुक्त किया है तो वहाँ नियोजक कौन हो जाएगा? कोई भी व्यक्ति या कोई भी गृहस्थी जो घरेलू कर्मकार को नियोजित कर रही है या उसके नियोजन से लाभ प्राप्त कर रही है। अगली डेफिनेशन है 2M। फ्रेंड्स, ये 2M डेफिनेशन प्रत्यर्थी की है, रेस्पोडेंट की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। इसी तरीके की डीवी एक्ट में भी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं जो कि 2Q में दी गई है। तो ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध व्यथित महिला ने धारा 9 के अधीन कोई परिवाद किया है। तो धारा 9 के अधीन महिला शिकायत फाइल करती है इसके अगेंस्ट पे, और वो शिकायत या तो वो आंतरिक समिति में करेगी या फिर स्थानीय समिति में फाइल करेगी। और यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि प्रतिवादी उसी वर्किंग प्लेस का कर्मचारी हो जहाँ महिला काम करती हो, किसी अन्य वर्किंग प्लेस का कर्मचारी हो वो, या वो कर्मचारी उस प्लेस का या किसी अन्य वर्किंग प्लेस का ना हो, वहाँ वो किसी न किसी काम से आया हो और उसने महिला के साथ क्या किया हो, कोई लैंगिक उत्पीड़न किया हो, तो उसके अगेंस्ट भी महिला शिकायत कर सकती है। इसके बाद जो अगली डेफिनेशन है लैंगिक उत्पीड़न की, जैसे कि 354 ए में जो आईपीसी में जो डेफिनेशन दी गई है 2013 के अमेंडमेंट के मार्फत उसको अंतर स्थापित किया गया है, तो वो सेम ऐसी की ऐसी है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? लैंगिक उत्पीड़न, सेक्सुअल हरासमेंट क्या होगा के अंतर्गत निम्नलिखित में से एक या अधिक अवांछनीय कृत्य या व्यवहार, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से तात्पर्य से सम्मिलित है। मतलब कोई भी महिला है जिसके साथ आप 1, 2, 3, 4, 5 क्लॉजेज में किसी भी प्रकार का कोई भी अवांछनीय कृत्य या व्यवहार करते हैं तो वो सेक्सुअल हरासमेंट में कवर हो जाएगा। तो क्या क्या है? शारीरिक संपर्क और अग्र क्रियाएँ करना, किसी भी तरीके से आप फिजिकली टच कर रहे हो उसको, या किसी भी तरीके से लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध कर रहे हैं, या फिर लैंगिक आभासी टिप्पणियाँ कर रहे हैं, या अश्लील साहित्य दिखाना, या लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, शाब्दिक या गैर शाब्दिक आचरण, मतलब किसी भी प्रकार का ऐसा आचरण जिससे कि ये दर्शित हो कि आप उसको फिजिकली टच करना चाहते हैं, उसके पास आना चाहते हैं बुरी नीयत से, या कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप उसके साथ बनाना चाहते हैं, या उसकी मांग कर रहे हैं, या फिर कोई कमेंट कर रहे हैं, या फिर उसको कोई पॉर्न दिखा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें लैंगिक उत्पीड़न में कवर हो जाएंगी।
इसके बाद जो अगली डेफिनेशन है कार्यस्थल 2O वर्किंग प्लेस की जो डेफिनेशन है, तो यहाँ पर वर्किंग प्लेस में क्या क्या चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो वर्क प्लेस में कोई भी विभाग, संगठन, उपक्रम, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा, यूनिट जो समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या किसी कंपनी या किसी निगम या सरकारी सोसाइटी द्वारा स्थापित हो, उसके स्वामित्वाधीन हो, नियंत्रणाधीन हो, पूर्णता या भागता उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्त पोषित की जाती है। तो जिसका क्लॉज 1 है वो ये बात करता है कि कोई भी विभाग हो सकता है, संगठन, उपक्रम, कोई भी स्थापन, कार्यालय, यूनिट, शाखा जिसको समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या फिर कोई सरकारी कंपनी या निगम या सहकारी सोसाइटी द्वारा स्थापित किया गया हो, या फिर इनमें से किसी के वो स्वामित्वाधीन हो, या फिर इनमें से किसी के कंट्रोल में हो, या इनमें से कोई भी उसको पूरी तरीके से या पार्टली भागता किसी न किसी तरीके से उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई एड प्रोवाइड करा रहा हो, कोई निधि, कोई वित्त कोई उसको उपलब्ध करवा रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो कार्यस्थल हो जाएगा। इसके बाद सेकंड जो इसका क्लॉज है उसमें प्राइवेट सेक्टर्स की बात की गई है। कोई भी प्राइवेट सेक्टर, संगठन, प्राइवेट वेंचर मतलब एक मार्केट जो निर्माता के रूप में काम करता है जिससे निवेशकों को भी लाभ होता है। और वो उपक्रम कोई भी संस्था, स्थापन, सोसाइटी, न्यास, गैर सरकारी संगठन, यूनिट, सेवा प्रदाता जो किसी भी प्रकार की सेवाएं प्रोवाइड कराते हैं, जो वाणिज्यिक हो, चाहे वृत्तिक हो, चाहे व्यवसायिक हो, शैक्षणिक हो, मनोरंजन कर रहे हो वो, चाहे औद्योगिक हो, स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हो, वित्तीय क्रियाकलाप करता हो जिसके अंतर्गत उत्पादन, प्रदाय, वितरण या सेवा भी है। मतलब कोई भी प्राइवेट सेक्टर जो कि कैसे कैसे काम कर रहा है, कोई बिजनेस का काम कर रहा है कि किन्हीं लोगों को जॉब दे रहा है, या कोई शैक्षणिक काम कर रहा है, या कोई मनोरंजन से संबंधित काम कर रहा है, या कोई उद्योग से संबंधित कार्य कर रहा है, या स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है, या वित्तीय क्रियाकलाप कर रहा है। तो स्वास्थ्य सेवाओं में प्राइवेट हॉस्पिटल, वित्तीय क्रियाकलापों में आपके जैसे बैंक्स वगैरह हैं वो, कोई भी उद्योग है जो प्राइवेट लोगों के हाथों में है, कोई भी मनोरंजन करा रहा है जैसे सिनेमा हॉल्स वगैरह हैं, या शैक्षणिक संस्थाएं, प्राइवेट स्कूल हैं, या किसी भी प्रकार का कोई भी व्यावसायिक संस्थान जिसके अंतर्गत वो किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, या सप्लाई कर रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो वो सभी चीज़ें भी वर्किंग प्लेस हो जाएंगी। और थर्ड क्लॉज है इसमें अस्पताल या परिचर्चा गृह, तो कोई भी अस्पताल या फिर नर्सिंग होम भी इसमें कवर हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ है प्रशिक्षण, खेलकूद या उनसे संबंधित अन्य क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त कोई खेलकूद संस्थान, स्टेडियम, खेलकूद क्षेत्र, प्रतिस्पर्धा या क्रीड़ा का स्थान, चाहे आवासीय हो या फिर नहीं। मतलब जहाँ पर कि बच्चों को ट्रेनिंग्स दी जाती है, किसी भी तरीके की कहीं पर भी ट्रेनिंग्स दी जाती है, खेलकूद करवाया जाता है, या फिर कोई भी अन्य क्रियाकलाप जो खेलकूद से संबंधित है, वो संस्थान है या स्टेडियम है, या खेलकूद का कोई भी क्षेत्र है, या प्रतिस्पर्धा है, या क्रीड़ा का कोई भी स्थान है, चाहे वो आवासीय हो या नहीं, वहाँ पर भी अगर कोई महिलाएं काम करती हैं या महिलाएं ही खेल इस तरीके का कोई भी उसमें मैनेजमेंट में है, तो उनके साथ अगर किसी भी तरीके का सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो वो भी यहाँ पर शिकायत कर सकती है, क्योंकि ये भी एक तरीके से वर्किंग प्लेस है। अगला फिफ्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नियोजन से उद्भूत या के दौरान कर्मचारियों द्वारा किया गया कोई भी स्थान सम्मिलित है। इसमें ऐसी यात्रा करने के लिए नियोजक द्वारा उपलब्ध कराया गया परिवहन। तो जो फिफ्थ क्लॉज है वो ये बोल रहा है कि नियोजन से उद्भूत मतलब जो काम किया जा रहा है उससे उत्पन्न होने वाला कर्मचारियों के द्वारा कोई टूर किया गया है, तो उस टूर में आप किसी स्थान पर गए हो तो वो प्लेस भी वर्किंग प्लेस हो जाएगा। साथ ही साथ अगर यात्रा करने के लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए नियोजक ने अगर कोई भी परिवहन उपलब्ध करवाया है, ट्रांसपोर्ट का कोई भी साधन अगर उपलब्ध करवाया है, तो वो साधन भी क्या हो जाएगा, वर्किंग प्लेस हो जाएगा, वर्क प्लेस में कवर हो जाएगा। तो नियोजन से उद्भूत कोई भी दौरा किया है तो किसी भी स्थान में गए तो वो प्लेस भी कवर हो जाएगा। और अगर ट्रैवलिंग करने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट दिया गया है तो ट्रांसपोर्ट भी वर्क प्लेस में यहाँ पर शामिल हो जाएगा। और इसके बाद लास्ट पॉइंट है, 6 क्लॉज है इसमें, निवास स्थान या गृह। तो कोई भी घर जहाँ पर भी घरों में काम किया जाता है, जो भी घरों में काम करने वाले कर्मचारी हैं, तो उनमें अगर कोई महिलाएं हैं तो वो घर में काम कर रही हैं, तो वो जो निवास स्थान होगा जहाँ वो काम कर रही हैं, या घर होगा जहाँ वो काम कर रही हैं, वो भी वर्क प्लेस हो जाएगा। इसके बाद लास्ट डेफिनेशन इसमें पी, असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र होगा क्या, तो कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कि 10 से कम कर्मकार है, मतलब वर्कर्स की संख्या कितनी है, एम्प्लॉयज़ जो है उनकी संख्या कितनी है, 10 से कम है, तो वो असंगठित क्षेत्र होगा। और ऐसी स्थिति में अगर 10 से कम वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं तो ये लोग शिकायत कहाँ फाइल करेंगे, ये लोग स्थानीय समिति में शिकायत फाइल करेंगे। तो ऐसा कोई भी उद्यम अभिप्रेत है जो व्यक्तियों या स्वतः नियोजित कर्मकारों के स्वामित्वाधीन है और किसी भी प्रकार से
माल के उत्पादन या विक्रय अथवा सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है और जहां उद्यम कर्मकारों को नियोजित करता है वहां ऐसे कर्मकारों की संख्या 10 से कम है। तो ईंटों का भट्टा है, किराने की शॉप है, अदर कोई शॉप है जहां पर कि 10 से कम लोग काम करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो असंगठित सेक्टर हो जाएगा।